अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें जो आप लोगों ने बेसिक लेवल पे क्लासिफिकेशन पढ़ा था उनको स्टडी करेंगे और आइसोमेरिज्म का टॉपिक इसमें शामिल है, तो इनको स्टडी करेंगे कि किस तरह इनके ऊपर एमसीक्यूज आ सकते हैं। नंबर 1, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं कि हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन है और उनकी जो डेरिवेटिव है, हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव, इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे और इनके स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। हाइड्रोकार्बन क्या है कि जो कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हो वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे आपके पास CH4 C2H4, लेकिन अगर आपके पास किसी कंपाउंड में जैसे ये है CCl4, तो इसमें कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, तो ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। इसी तरह अगर C6H12O6, इसमें कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है लेकिन तीसरा एलिमेंट ऑक्सीजन शामिल है, तो ये भी हाइड्रोकार्बन नहीं है। हाइड्रोकार्बन में सिर्फ और सिर्फ आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होंगे, जैसे बेंजीन, ईथीन, ईथेन, मीथेन, ये चीज़ें हाइड्रोकार्बन हैं। अब जब ये रिएक्शन करते हैं, जब हम अल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव करके उसमें किसी फंक्शनल ग्रुप को ऐड कर देते हैं, तो उसको फिर हम कहेंगे कि ये इनके डेरिवेटिव है, क्योंकि वो इनसे हासिल हो जाएंगे। जैसे आपके पास ये है CH4, तो CH4 से अगर एक हाइड्रोजन हम रिप्लेस करके CH3 और यहाँ पर हम क्लोरीन लगा दें, तो इनको हम कहेंगे कि ये आपके पास डेरिवेटिव है। तो हम हाइड्रोकार्बन को भी स्टडी करेंगे और इनके डेरिवेटिव को भी स्टडी करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो हाइड्रोकार्बन और इनके डेरिवेटिव जो है आपके पास ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और इनके स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। जब बेंजीन की नाइट्रेशन करते हैं, NO2 ग्रुप ऐड करते हैं, तो नाइट्रोबेंजीन ये हाइड्रोकार्बन है, वो इनका डेरिवेटिव है। इसी तरह बेंजीन का जब हेलोजिनेशन करते हैं तो ये बेंजीन खुद हाइड्रोकार्बन है और हेलोबेंजीन ये आपके पास इनका डेरिवेटिव है। इसी तरह ये अल्कीन है, ये हाइड्रोकार्बन है, और जब इनकी हाइड्रेशन करते हैं एसिड की मौजूदगी में, इससे अल्कोहल बनता है, तो इसमें OH ग्रुप, ये ऑक्सीजन भी ऐड हुआ। तो अब जो है अल्कोहल को हम कहेंगे कि ये डेरिवेटिव है अल्कीन का। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं और इनकी स्टडी को हम कहेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इनकी क्लासिफिकेशन, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने आपको बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव। इनको दो हिस्सों में डिवाइड किया, ओपन चेन और एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड्स जो ओपन चेन में मौजूद होते हैं, इनको ओपन चेन या एलिफेटिक या एसाइक्लिक भी कहा जाता है। एसाइक्लिक, जिसमें साइकिल जो है रिंग एब्सेंट हो। इनको मज़ीद हम क्लासीफाई करते हैं कि ठीक है ओपन फॉर्म में तो होंगे, लेकिन ये आपके पास सेचुरेटेड होंगे या अनसेचुरेटेड होंगे। तो अनसेचुरेटेड के एग्जाम्पल है अल्कीन और अल्काइन, और जो सेचुरेटेड है वो है अल्केन। सेचुरेटेड कौन से होंगे? जिसमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, और अनसेचुरेटेड जिसमें मल्टीपल बॉन्ड मौजूद हो। इनको फर्दर क्लासीफाई करेंगे अल्कीन और अल्काइन में, जिसमें एटलीस्ट कार्बन टू कार्बन एक डबल बॉन्ड अगर मौजूद हो तो अल्कीन कैटेगरी में आएगा, अगर एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो तो अल्काइन कैटेगरी में आएगा। इनके अपोजिट अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है रिंग फॉर्म में मौजूद हो, साइक्लिक फॉर्म में मौजूद हो, तो उनको क्लोज चेन या साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड या रिंग कंपाउंड्स कहेंगे। इनको दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक होमोसाइक्लिक, जिसमें तमाम के तमाम जो चेन होगा, तमाम एलिमेंट कार्बन एक दूसरे से जुड़े होंगे, इसमें मुख्तलिफ कोई एलिमेंट नहीं होगा, तो उसको कहेंगे कि द होल रिंग कंपोज्ड ऑफ कार्बन। तो उन ऐसे साइक्लिक कंपाउंड्स को होमोसाइक्लिक कहेंगे। लेकिन इसमें अगर कोई और एलिमेंट बीच में आ जाए कार्बन के अलावा, तो इनको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे, जैसे प्यूरेन, थायोपीन, पिरिडीन। और इनके अलावा जो होमोसाइक्लिक हैं, इनको फर्दर क्लासीफाई किया एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जो रिंग फॉर्म में तो होते हैं, लेकिन इनके करेक्टरिस्टिक एलिफेटिक की तरह होता है। एली से याद रखिए
साइक्लिक रिंग फॉर्म में होंगे, एलिफेटिक की तरह करेक्टरिस्टिक में होंगे, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। तो ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएंगे। होल चेन कार्बन से मिलकर बना होगा, लेकिन इनके करेक्टरिस्टिक ओपन चेन कंपाउंड की तरह होंगे। दूसरे साइड पर हमारे पास है एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। एरोमेटिक जिसमें बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर हो, जिसमें अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड मौजूद हो, जैसे बेंजीन, नेप्थलीन, एनेथ्रासीन, टॉलिन। इनको डिटेल से पढ़ते हैं। पहले आपने स्केच ऑर्गेनिक कंपाउंड को एसाइक्लिक, साइक्लिक में डिवाइड किया। एसाइक्लिक को जो ओपन चेन है सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड में, या इनके अलावा इस तरह भी कर सकते हैं कि ब्रांच और स्ट्रेट चेन के ब्रांच में फिर जो है आप मज़ीद डिवाइड कर सकते हैं कि आइसो न्यू। आइसो में सेकंड कार्बन पर एक ब्रांच होगा और न्यू में दो ब्रांच सेकंड कार्बन पर मौजूद होंगे। और रिंग वाले जो थे उसको होमो और हेट्रो में डिवाइड किया। अगर तमाम रिंग सिर्फ कार्बन से मिलकर बना हो तो होमो, अगर उसमें कोई और एलिमेंट ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन मौजूद हो तो उनको फिर हेट्रोसाइक्लिक कहेंगे। होमोसाइक्लिक को मज़ीद डिवाइड किया, अगर उसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड ये मौजूद नहीं है, उसमें अगर कॉन्जुगेशन नहीं है, अगर वो हकल रूल ओबे नहीं करते, तो जो ओबे करते हैं वो एरोमेटिक कहलाते हैं। लेकिन फ़िलहाल आप बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर, इनको एरोमेटिक, और इसको जो है एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जो करेक्टरिस्टिक में एलिफेटिक की तरह हो। तो इनको इसमें आपके पास ये ओपन चेन का डिटेल है, इनसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जो ओपन चेन है या एलिफेटिक, दीज कंपाउंड्स हैव कार्बन चेन दैट डज नॉट फॉर्म रिंग, इसमें रिंग नहीं होगा। और ये ब्रांच भी हो सकते हैं और स्ट्रेट भी हो सकते हैं। यानी आपके पास अगर ये पेंटेन है तो इसको हम कहेंगे कि नॉर्मल पेंटेन जो बिल्कुल स्ट्रेट मौजूद है। लेकिन अगर ये इस फॉर्म में है कि सेकंड कार्बन के ऊपर ब्रांच मौजूद है तो इनको कहेंगे आइसोपेंटेन। लेकिन अगर ये इस फॉर्म में मौजूद है कि सेकंड कार्बन पर दो सब्स्टिट्यूएंट, दो ब्रांचेस इस तरह लगे हुए हैं, तो इनको फिर कहेंगे न्यू पेंटेन। तो आप सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड के लिहाज से भी क्लासीफाई कर सकते हैं और ब्रांच, अनब्रांच के लिहाज से भी क्लासीफाई कर सकते हैं। इनके अलावा इनका जनरल फार्मूला जो सेचुरेटेड है अल्केन CnH2n+2, इनका जनरल फार्मूला होगा। जब इसमें अल्कीन में डबल बॉन्ड आएगा तो ये दो हाइड्रोजन उससे रिलीज़ हो जाएंगे, उसके बदले डबल बॉन्ड बनेगा तो ये +2 ख़त्म हुआ। इसी तरह जब ये अल्कीन का जनरल फार्मूला है, जितने कार्बन होंगे उनके डबल हाइड्रोजन होंगे। अगर इससे हम एक और डबल बॉन्ड बना दें तो दो मज़ीद हाइड्रोजन निकलेंगे, तो यहाँ पर -2 आया। तो ये तरतीब के साथ याद रखिए कि CnH2n+2 अल्केन के लिए, CnH2n अल्कीन के लिए और CnH2n-2 ये अल्काइन के लिए। तो अल्कीन, अल्काइन अनसेचुरेटेड और अल्केन जो है सेचुरेटेड। क्यों सेचुरेटेड है? क्योंकि हम इसमें मज़ीद हाइड्रोजन की एडिशन नहीं कर सकते। जितने हाइड्रोजन इसमें समा सकते थे इतने हाइड्रोजन इसमें ऑलरेडी ये मौजूद है। लेकिन अगर हम दो हाइड्रोजन इससे निकालेंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे, तो इसमें अभी दो हाइड्रोजन की कैपेसिटी मौजूद है। इसी तरह अगर हम ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे तो दो मज़ीद हाइड्रोजन इससे हटाएंगे। तो इसलिए फार्मूले में यहाँ पर +2 है, यहाँ पर वो 2 ख़त्म हुआ और यहाँ पर -2 में चला गया, तो दो हाइड्रोजन हम इससे रिमूव करते हैं। ये इनका होमोलोगस सीरीज़ है, जिसका हमने अभी आपको बताया कि इनका जो जनरल फार्मूला है CnH2n, यानी जितने कार्बन होंगे उसके डबल के साथ दो एक्स्ट्रा और हाइड्रोजन होंगे। जैसे कार्बन 1 तो इसका डबल 2 हुआ, और इससे 2 एक्स्ट्रा ऐड कर दे तो 4। इसी तरह अगर कार्बन की तादाद 2 है तो इसका डबल 4 हो जाएगा, और 2 एक्स्ट्रा कर दे तो 6। तो इनके ऊपर CnH2n ये फार्मूला अप्लाई होगा। इसी तरह अल्कीन में जो है आपके पास जितने कार्बन उतने उसके डबल हाइड्रोजन मौजूद होंगे, C3H6, C4H8। यहाँ पर आपके पास जितने कार्बन होंगे उसके डबल हाइड्रोजन से 2 माइनस कर दें। C3 तो उसका डबल 6 आएगा, तो उससे 2 माइनस कर दे तो 4। C4 तो उसका डबल 8 आएगा, 2 माइनस कर दे तो C4H6। तो आप मालिकुलर फार्मूले से भी ये मालूम कर सकते हैं कि इसमें सिंगल, तमाम बॉन्ड सिंगल होंगे या डबल होंगे, डबल बॉन्ड इसमें हो सकता है या नहीं, या ट्रिपल बॉन्ड इसमें मौजूद है या नहीं। आपके पास
अल्कीन में उनका मालिक्यूल जो जनरल फार्मूला है ये साइक्लो अल्केन जो आपके पास एलिसाइक्लिक है उससे सिमिलर है, लेकिन वो रिंग फॉर्म में मौजूद है। जैसे आपके पास ये CH2 और CH2, तो इसमें C3H6, तो ये अल्कीन की तरह है लेकिन इसमें डबल बॉन्ड नहीं है। तो ये आपके पास रिंग चेन आइसोमरिज्म में ये आता है कि दोनों का जो है एक रिंग में मौजूद है और एक ओपन फॉर्म में है, एक में डबल बॉन्ड है और दूसरे में नहीं है। तो ये आपके पास ये 3 होमोलोगस सीरीज़ है। होमोलोगस सीरीज़ का अपना क्या मतलब होगा कि कंपाउंड का ऐसा सीरीज़ जिसमें हर एक कंपाउंड दूसरे से CH2 ग्रुप के लिहाज से मुख्तलिफ हो। CH4 से C2H6 को कंपेयर करें तो यहाँ पे 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन ज़्यादा है, यहाँ पर मज़ीद 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो हर एक मेंबर को होमोलोग और तमाम कंपाउंड के सीरीज़ को होमोलोगस सीरीज़ कहेंगे। इसी तरह आप अल्कीन, अल्काइन किसी के ऊपर भी ये अप्लाई करें, हर एडजेसेंट मेंबर के बीच में CH2 का डिफरेंस होगा। तो आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि सीरीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच ईच मेंबर डिफर बाय CH2 ग्रुप फ्रॉम द एडजेसेंट वन, या CH2 के बजाय मिथिलीन कह दे, या इस तरह कह दे कि हर एडजेसेंट मेंबर दूसरे से प्रोटीन मालिकुलर मास के लिहाज से डिफरेंट होगा, क्योंकि CH2 का मास है प्रोटीन CH2, ये कार्बन 12 और हाइड्रोजन का 2, तो टोटल आपके पास प्रोटीन Mu का हर एक मेंबर में ये डिफरेंस आएगा। आपके पास जो क्लोज चेन वाले थे या साइक्लिक या रिंग चेन कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड विच एटम्स आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म ए क्लोज रिंग आर साइकिल, इनको फर्दर क्लासीफाई किया होमोसाइक्लिक, साइक्लिक कंपोज इन विच द रिंग कंटेन ओनली कार्बन एटम, अगर उसमें सिर्फ कार्बन एटम मौजूद हो तो उनको फिर हम कहेंगे कि ये हमारे पास होमोसाइक्लिक। इनको फर्दर हम डिवाइड करते हैं एलिसाइक्लिक में और एरोमेटिक में। तो ये आपके पास होमोसाइक्लिक में आपके पास ये तमाम एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, ऊपर जो मौजूद है ये एलिसाइक्लिक है, एलिसाइक्लिक, और नीचे जो मौजूद है एरोमेटिक, लेकिन दोनों में चेन जो है ये कार्बन से बना हुआ है, तो ये होमोसाइक्लिक में आएंगे। आपके पास बहुत सारे कंपाउंड ऐसे भी है जो हेट्रोसाइक्लिक होंगे लेकिन फिर भी एरोमेटिक होंगे, उसके कंडीशन फॉलो करेंगे। ये आपके पास एलिसाइक्लिक, दोज होमोसाइक्लिक कंपाउंड विच रिसेंबल एलिफेटिक ओपन चेन कंपाउंड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोपेंटेन, तो ये कंपाउंड जो है इनकी कैरेक्टरिस्टिक ओपन चेन से मिलते हैं, इनको एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहा जाता है। एरोमेटिक कंपाउंड्स आपकी बुक में तो इस तरह डिफ़ाइन किया है कि जिसमें बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर हो, लेकिन अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे तो जो आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड हैं इनके लिए हकल रूल्स ने ये कंडीशन बताए हैं कि जो आपके पास साइक्लिक स्ट्रक्चर जिसमें मौजूद हो, जैसे आपके पास बेंजीन है तो इसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर मौजूद है। अच्छा, इसमें जो है प्लेनर रिंग होगा, ये जो है एक तो एक्सरे से हम ये प्रूव करते हैं कि प्लेनर है या नहीं, लेकिन जनरली जिसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो तो ये प्लेनर होगा मोस्टली, लेकिन हमारे पास ऐसे एग्जांपल भी है कि वो इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो मौजूद होगी लेकिन वो प्लेनर नहीं होगा। तो ये साइक्लिक भी है, हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज भी है यानी प्लेनर भी है, और इसमें कंटिन्यूस कॉन्जुगेशन मौजूद है, डबल सिंगल बॉन्ड मौजूद है, तो ये कॉन्जुगेशन, ये डीलोकलाइजेशन जो है कर सकते हैं। जब ये प्लेनर होंगे तो इसमें डीलोकलाइजेशन भी होगा, और इसमें पाई इलेक्ट्रॉन जो है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद होंगे। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है कि आप इनके जगह पर 0 लगा दे तो आपके पास जो है ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 4, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 आएगा, और यहाँ 2। तो अगर किसी में साइक्लिक स्ट्रक्चर हो, कंटिन्यूस कॉन्जुगेशन हो, प्लेनर हो और 2 पाई इलेक्ट्रॉन जो है ये मौजूद हो तो वो जो है एरोमेटिक होगा। यहाँ पर अगर हम 1 पुट करेंगे तो आपके पास 4+2 6 आएगा, तो अगर किसी के पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद हो तो ये आपके पास जो है एरोमेटिक होगा। इसी तरह अगर हम यहाँ पर 2 लगाएंगे इनके जगह पर
तो आपके पास यहाँ पर 8 और +2 तो 10 आएगा। तो जिसके पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद हो तो ये एरोमेटिक होगा। तो ये कंडीशन है, एक साइक्लिक होना चाहिए और रिंग जो है प्लेनर होना चाहिए ताकि उस पर डीलोकलाइजेशन हो सके, और उसमें कंटिन्यूस कॉन्जुगेशन होगा, यानी उसमें p ऑर्बिटल ऑन ऑल रिंग एटम, इसमें एक पाई बॉन्ड जो है मौजूद हो ताकि उस एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर सके, डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सके, और पाई इलेक्ट्रॉन की तादाद 4n+2 जो है होनी चाहिए। तो ये तमाम कंडीशन बेंजीन ओबे करता है, तो बेंजीन आपके पास एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर ये तीनों कंडीशन ओबे कर रहे हो लेकिन सिर्फ जो है इसमें अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन ये अगर कोई कंपाउंड ओबे ना करे, यानी वो प्लेनर भी हो, साइक्लिक स्ट्रक्चर भी है, कंटिन्यूस कॉन्जुगेशन भी उसमें मौजूद है, लेकिन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं है, फिर उनको एंटी एरोमेटिक कहेंगे। सिर्फ ये एक पॉइंट्स इसमें याद रखें। ये एरोमेटिक को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक को हम बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड और दूसरे को नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक कहते हैं। बेंजोनाइड जिसमें बेंजीन लाइक रिंग मौजूद हो और उसमें वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक हो कि वो साइक्लिक हो, प्लेनर हो, और उसमें जो है कंजुगेशन यानी कंटिन्यूस कंजुगेशन हो रही हो, और उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, तो वो आपके पास एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक ये सब है, लेकिन इसमें बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर है और भी इस पर सब्स्टिट्यूट मौजूद है, तो इनको फिर हम कहेंगे कि ये बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड है कि कम से कम उसमें एक बेंजीन की तरह रिंग मौजूद हो। लेकिन अगर बेंजीन की तरह रिंग वहाँ पर मौजूद ना हो तो इसको फिर हम कहेंगे कि ये नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक है, यानी इसमें एरोमेटिसिटी तो मौजूद है, ये साइक्लिक भी है आपके पास और ये प्लेनर भी है, इसमें कंजुगेशन जो है कंटिन्यूस कंजुगेशन भी मौजूद हैं, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो है बेंजीन की तरह हेक्सागोनल नहीं है। इसमें आपके देखिए इसके कार्नर जो है एजोलिन का 1 2 3 ये 4 5 6 7 ये 7 कार्नर जो हैं यहाँ पर मौजूद है। उसके बराबर में एक और रिंग भी मौजूद है। तो ये इनको फिर जो है नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक कहेंगे। नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक के कैटेगरी में हेट्रोसाइक्लिक आता है, लेकिन हेट्रोसाइक्लिक को हम नॉन बेंजोनाइड जो है फिर नहीं कह सकते। हेट्रोसाइक्लिक के लिए ज़रूरी ये है कि उसमें बीच में कोई और एलिमेंट मौजूद हो। तो ये इसमें तमाम कार्बन मौजूद है, लेकिन रिंग जो है बेंजीन की तरह नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन कुछ लगा दे बीच में रिंग में, फिर इसको हम हेट्रोसाइक्लिक कहेंगे। तो हेट्रोसाइक्लिक में भी एरोमेटिक हो सकते हैं और नॉन बेंजोनाइड में भी एरोमेटिक हो सकते हैं। जो बिल्कुल बेंजीन की तरह हो तो बेंजोनाइड, बेंजीन की तरह रिंग ना हो तो नॉन बेंजोनाइड। अगर इसमें एरोमेटिसिटी तो मौजूद है लेकिन रिंग जो है आपके पास ये यहाँ पर तमाम रिंग जो है कार्बन से नहीं बना, बल्कि उसमें कोई और एलिमेंट मौजूद है, तो इसको फिर हम कहेंगे कि ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। हेट्रो मीन डिफरेंट, होमो मीन सेम। होमोसाइक्लिक जिसमें तमाम रिंग जो है कार्बन से मिलकर बना हो। तो आपके पास ये पायरोल, प्यूरेन, थायोपीन, पिरिडीन, ये कंपाउंड जो है ये हेट्रोसाइक्लिक है और ये भी रिंग फॉर्म में मौजूद है, प्लेनर है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद है। ये दो इलेक्ट्रॉन जो है ये काउंट करेंगे कि कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन में ये काउंट होंगे जो लोन पेयर यहाँ पर मौजूद है। आपके पास ये है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ये तो डायरेक्ट आपके सिलेबस में मौजूद नहीं है, लेकिन MCQs इसके ऊपर आ सकता है। तो आपके पास वही कैरेक्टरिस्टिक है कि साइक्लिक हो, प्लेनर हो, फुली कॉन्जुगेटेड हो। लेकिन एक मसला कहाँ पर है एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में कि वहाँ पर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यहाँ पर आपके पास जो है 4 से स्टार्ट होगा, यानी आपके पास अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, यहाँ पर आप 2 लगा दें तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन अगर मौजूद है। इसी तरह यहाँ पर अगर n के जगह पर 3 लगाएंगे तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन अगर मौजूद है, तो ये इनको फिर हम एंटी एरोमेटिक कहेंगे। एग्जाम्पल जैसे आपके पास साइक्लोब्यूटाडाइईन जो है, साइक्लोब्यूटाडाइईन, तो ये रिंग फॉर्म में है और इसमें जो है 4 पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद है और इसमें जो है कंटिन्यूस कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन इसको फॉलो करता है। तो
ये आपके पास एंटी एरोमेटिक हैं, एरोमेटिक नहीं है। एरोमेटिक में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जो है ये होने चाहिए, और n जो है यहाँ पर आप नंबर रखते जाएं 0 1 2 3, तो इससे जो आंसर आएगा ये एरोमेटिक के लिए। और यहाँ पर 4n, यहाँ पर आप 1 से स्टार्ट लेंगे 1 2 3, तो इससे जो इलेक्ट्रॉन आएंगे इतने इलेक्ट्रॉन अगर इस 4n के मुताबिक हो तो एंटी एरोमेटिक, अगर 4n+2 के मुताबिक हो तो एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे। अगर किसी कंपाउंड में आपके पास प्लेनरिटी नहीं है तो वो फिर नॉन एरोमेटिक कहलाएंगे। जैसे ये साइक्लिक हैं और इस पर एंटी एरोमेटिक के 4n इलेक्ट्रॉन 8 पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो इसके ऊपर जो है ये आपके पास साइक्लिक भी है, इनके ऊपर 4n ये फार्मूला अप्लाई होता है। इसमें कंटिन्यूस कंजुगेशन यानी आपके पास बेंजीन की तरह डबल सिंगल बॉन्ड ये भी नज़र आता है, लेकिन यहाँ पर जो है कंजुगेशन नहीं होगी, यहाँ पर जो है ये नॉन प्लेनर है। ये एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से प्रैक्टिकली जो है प्रूव किया जाता है, तो वरना यहाँ पर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये याद रखिए कि हर sp2 हाइब्रिड जहाँ पर हम देखते हैं, और नोट्स गाइड में आसान हल ये दिया होता है कि अगर कोई कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है तो इसका मतलब कि ये sp2 जो है ये तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा, और एक ही प्लेन में जो है इनका स्ट्रक्चर बनता है, ये प्लेनर है। तो हर sp2 प्लेनर नहीं होगा। तो ये आपके पास साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन, इनको याद रखें कि ये आपके पास नॉन एरोमेटिक हैं। इसमें क्या है कि प्लेनरिटी इसमें नहीं है, तो उसके लिए ज़रूरी है एंटी एरोमेटिक में कि वो प्लेनर हो जिस तरह एरोमेटिक में है। लेकिन यहाँ पर यानी आपके पास अगर इलेक्ट्रॉन के अलावा एक और कैरेक्टरिस्टिक अगर मिस हो जाए तो वो नॉन एरोमेटिक में होगा। आपके पास एरोमेटिक साइक्लिक, प्लेनर, कंटिन्यूस कंजुगेशन और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर सिर्फ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हटा दे तो एंटी एरोमेटिक। अगर इस कैरेक्टरिस्टिक के अलावा कोई और कैरेक्टरिस्टिक इसमें मिस कर जाए तो नॉन एरोमेटिक होगा। और नॉन एरोमेटिक में ओपन चेन में भी हो सकता है और ये रिंग फॉर्म में भी हो सकता है, यानी अगर ये ओपन चेन फॉर्म में हो तो भी आप उसको नॉन एरोमेटिक कहेंगे, क्योंकि अब साइक्लिक फॉर्म जो था वो मिस हुआ, वो कैरेक्टरिस्टिक। अब अगर ओपन चेन फॉर्म में हो तो अगर इलेक्ट्रॉन मैच भी कर जाए 4n+2 से या 4n से, लेकिन वो साइक्लिक का जो प्रॉपर्टी थी वो ख़त्म हो गई तो भी नॉन एरोमेटिक हुआ। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ये आपके बुक में जो है शामिल है सिलेबस में। अभी हमारे पास आइसोमेरिज्म जो है दो कैटेगरी होते हैं, एक स्टीरियो और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आपके पास जो है चेन आइसोमेरिज्म, रिंग आइसोमेरिज्म, टाटोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। लेकिन ये साइड जो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म आपके बुक में ये शामिल है, तो इनको स्टडी करते हैं। नंबर 1 स्टीरियो आइसोमेरिज्म कौन से होते हैं कि ऐसे कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम हो, स्ट्रक्चर भी सेम हो, लेकिन उनका स्पेस में 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है वो मुख्तलिफ होगा। जैसे ये आपके पास ये कंपाउंड है, तो ये आपको अब इस तरह नज़र आता है। अब इनको अगर हम इस तरह कर ले तो इनका स्ट्रक्चर तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन हवा में, स्पेस में इनकी पोजीशन जो है मुख्तलिफ हो गई। ट्राइगोनल प्लेनर पहले भी था, अब भी ट्राइगोनल प्लेनर है, तो स्पेस में इनकी पोजीशन चेंज हुई, इनके स्ट्रक्चर में जो है चेंजेस नहीं आया। तो इस तरह के कंपाउंड को फिर हम कहेंगे जिसका 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट मुख्तलिफ हो स्पेस में, स्टीरियो आइसोमर्स। तो इनको 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। कॉन्फॉर्मेशनल, इसके बीच में जो है सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में, और इसमें जो है फ्री रोटेशन होगी। लेकिन यहाँ पर जो है कॉन्फिगरेशनल में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगी, रिस्ट्रिक्टेड, ये मेन डिफरेंस इसमें होगा, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। यहाँ पर जो है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, यानी एटम अपनी पोजीशन जो है चेंज नहीं कर सकते जब तक आप उनका बॉन्ड ब्रेक न कर दें। कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, इसकी प्रेजेंटेशन के 2 तरीक़ाकार है। एक है न्यूमैन प्रोजेक्शन, इसको आगे स्लाइड पर भी फिर एक्सप्लेन करेंगे, और एक है सॉ-हॉर्स प्रोजेक्शन। ये सॉ-हॉर्स प्रोजेक्शन हमें क्या बताता है
इसके दो फॉर्म हैं, इक्लिप्स और स्टैगर। जिस तरह इसके इक्लिप्स और स्टैगर, जिस तरह हम डेली लाइफ में कहते हैं सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण, लूनर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स। तो अगर हमारे पास ये हम ईथेन का मॉलिक्यूल लेते हैं आसानी के लिए, ये आपके पास ये कार्बन और ये तीन जो है ये इनके हाइड्रोजन हो गए। अब यहाँ पर कार्बन मौजूद है और उसी लेवल पर जिस तरह जिस एंगल पर वो मौजूद है इसी तरह यहाँ ये भी मौजूद है। यानी अगर इनको आप यहाँ से देखेंगे इस पोजीशन में तो ये इस एटम्स को जो है छुपा देते हैं, तो इनको हम कहेंगे इस फॉर्म को इक्लिप्स फॉर्म, इक्लिप्स। लेकिन अगर हम ये एक साइड इसके उल्टा बना दें, यानी ये आपके पास इस तरह अगर हो जाए हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यानी वो हाइड्रोजन इसके बीच में आ जाए, तो इनको फिर हम कहेंगे कि ये आपके पास स्टैगर फॉर्म है। इनको फिर हम कहेंगे कि स्टैगर फॉर्म में मौजूद है। यहाँ पर इसको एक्सपेंड करते हैं, प्रोजेक्टर ऑफ हुआ अभी ऑन हो जाएगा। ये आपके पास अगर ये कार्बन इस तरीके से मौजूद है तो इनको फिर हम कहेंगे कि ये आपका इक्लिप्स फॉर्म है। लेकिन अगर ये इस तरीके से मौजूद है कि ये इनके बिल्कुल अपोजिट है, तो इसको फिर कहेंगे कि स्टैगर फॉर्म है। इसी तरह जो न्यूमैन प्रोजेक्शन है, न्यूमैन प्रोजेक्शन में हम क्या करते हैं कि एक को हम कंसिडर कर लेते हैं डॉट से, एक कार्बन को, और ये इनके हाइड्रोजन है, और दूसरे कार्बन को जो हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ये फ्रंट का जो कार्बन है, ये बैक रियर सर्कल ये भी कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये इनको बिल्कुल छुपा देता है, यानी यहाँ पर जो कार्बन सर्कल के साथ हैं, ये ऊपर वाले ये कार्बन ये हाइड्रोजन जो है बिल्कुल उसको अगर छुपा देते हैं, तो इसको फिर हम कहेंगे कि ये आपके पास ये इक्लिप्स फॉर्म है। अगर ये इस तरह हो कि आपके पास ये रियर का जो यहाँ सर्कल का जो कार्बन है उनके हाइड्रोजन, और ये यहाँ पर फ्रंट का जो जिस कार्बन को डॉट से फ्रंट वाले को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर इसके हाइड्रोजन यहाँ पर 60 डिग्री पर अलग इस तरह मौजूद है, तो इनको कहेंगे कि स्टैगर फॉर्म है, स्टैगर फॉर्म। अगर ये इस कंडीशन में है कि रियर कार्बन का जो हाइड्रोजन है, अगर ऊपर वाले हाइड्रोजन उनको छुपा देते हैं, जिस तरह यहाँ पर जो कंडीशन था, तो इनको फिर कहेंगे कि इक्लिप्स फॉर्म है। तो इनको हम घुमाते हैं और मुख्तलिफ आइसोमर्स इसके बनाते हैं। तो ये कन्फॉर्मेशनल में हमने पढ़ा था डिफिनीशन में कि ऐसे आइसोमर्स जिसमें वो सिंगल बॉन्ड के अराउंड जो है रोटेट करते हैं, और कॉन्फ़िगरेशनल में जो था वहाँ पर ये पॉसिबल नहीं था, और यहाँ पर जो है ये पॉसिबल है। तो कॉन्फॉर्मेशनल और कॉन्फ़िगरेशनल में मेन डिफरेंस क्या होगा कि कॉन्फ़िगरेशनल में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा और कॉन्फॉर्मेशनल में सिंगल बॉन्ड के अराउंड ये रोटेट कर सकते हैं, कभी स्टैगर फॉर्म में, कभी इक्लिप्स फॉर्म में। और उनके कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स के दो तरीक़ाकार थे इनके प्रेजेंटेशन के, एक न्यूमैन प्रोजेक्शन और दूसरा आपके पास था सॉ-हॉर्स प्रोजेक्शन। इसको सॉ-हॉर्स प्रोजेक्शन कहेंगे, और जिसमें हम एक कार्बन को सर्कल से और दूसरे को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको न्यूमैन प्रोजेक्शन कहा जाता है। ये तो इसमें आपके पास सॉ-हॉर्स प्रोजेक्शन का तरीका मैंने आपको बताया कि आप इस तरह इनको जो है इक्लिप्स और स्टैगर फॉर्म बनाएंगे इनके, ये एक ही तरह है। तो ये आपके पास इक्लिप्स फॉर्म हुआ, ये वाला। अगर इनको हम इनके अपोजिट बना दें, यानी ये एक दूसरे को छुपा देते हैं अगर इस एंगल से हम देखेंगे, लेकिन अगर ये हम इस तरह बना दें कि ये वाला इनके बीच में आ जाए, यानी ये इस तरह मौजूद है और ये इनके बीच में है, तो इनको फिर हम कहेंगे कि स्टैगर फॉर्म है और ये इक्लिप्स फॉर्म है।
और न्यू मैन में आप एक सर्कल बनाएंगे कार्बन के लिए और दूसरा जो है आप डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर एक दूसरे के हाइड्रोजन वो छुपा दे, कवर कर दे, तो इसको फिर हम एक्लिप्स कहेंगे, और अगर उसके बीच में अगर आ रहा हो तो उनको फिर स्टेगर फॉर्म कहेंगे। तो ये प्रेजेंटेशन के तरीके हैं किसके, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स के, और इसमें जो है रोटेशन जो है पॉसिबल होता है, तो इसलिए ये कन्फॉर्मेशनल आइसोमर की कैटेगरी में रखे हैं। जैसे ये आपके पास कार्बन है और ये इनके हाइड्रोजन है, ये इनके हाइड्रोजन है, सपोज इसके साथ और हाइड्रोजन भी मौजूद है, तो ये इस तरह एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जो है जा सकते हैं, कभी एक्लिप्स फॉर्म में और कभी स्टेगर फॉर्म में। नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशनल जो आइसोमेरिज्म है दूसरे साइड पर जिसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो, उसमें दो टाइप्स है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए जो है इसमें एक तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, एक कंडीशन, और दूसरा जो है इसके बीच में इनसे दो मुख्तलिफ ग्रुप जो है अटैच होंगे। यानी अगर आपके पास ये कार्बन कार्बन एक आपके पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अगर मैं यू बना दूं कि आपके पास ये क्लोरीन क्लोरीन जो है अपोजिट डायरेक्शन में मौजूद है, यहाँ पर हाइड्रोजन, तो ये गलत होगा, ये ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। अगर ये एक साइड पर हो तो सिस भी नहीं, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन ये है कि कार्बन कार्बन के बीच में जो है डबल बॉन्ड होना चाहिए। फिर सेकंड कंडीशन ये है कि इनके अलावा यहाँ पर दो ग्रुप जो है मुख्तलिफ अटैच होने चाहिए, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन तो यहाँ पर आपके पास क्लोरीन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर क्लोरीन। अगर आपके पास ये सेम साइड पर सेम ग्रुप मौजूद हो तो इनको सिस कहा जाता है। अगर ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मौजूद है, जैसे यहाँ पर क्लोरीन और यहाँ पर क्लोरीन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो इसको हम कहेंगे कि ये ट्रांस, और इसको हम प्रैक्टिकली इलेक्ट्रिक कंडेंसर के थ्रू जो है प्रूव करते हैं कि उसका डाइपोल मोमेंट है या नहीं है, उसके थ्रू मालूम करते हैं। कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट सिस जो है शो करते हैं और ट्रांस जनरली शो नहीं करते। कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जो लॉन पेयर की वजह से जो है उसमें पोलैरिटी कुछ ना कुछ आएगी। ऑप्टिकल आइसोमर्स वो होते हैं जिसमें आपके पास लाइट के रिस्पेक्ट में मुख्तलिफ होंगे। एक तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो होगा, लेकिन उसमें एक कंपाउंड्स क्लॉकवाइज लाइट को रोटेट करेगा और दूसरा जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो यहाँ पर आपके पास नंबर वन ज्योमेट्रिकल आइसोमर, जिस तरह हमने एक्सप्लेन किया कि एक तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये होना चाहिए, और सेकेंडली एक ही ग्रुप के साथ जो है दो मुख्तलिफ ग्रुप का अटैच होना ज़रूरी है, तो तब उसमें सिस और ट्रांस बनेगा। सिस का मतलब कि सेम ग्रुप सेम साइड पर लगे हैं, और ट्रांस का मतलब कि आपके पास जो सेम एटम है वो अपोजिट साइड पर लगे हैं। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि 1,2 डाइक्लोरो ईथीन, तो क्लोरीन अगर सेम साइड पर मौजूद है तो इनको हम कहेंगे सिस 1,2 डाइक्लोरो ईथीन। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में मौजूद है, यहाँ पर मैं हाइड्रोजन बना दूँ और यहाँ पर क्लोरीन बना दूँ, तो अब ये ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो ईथीन होगा। तो सिस का मतलब सेम साइड और ट्रांस का मतलब अपोजिट साइड। अगर इनके अलावा अगर आपके पास ये रिंग फॉर्म में होता तो फिर आप विज और डैश ट्रायंगल से जो है मालूम कर सकते हैं। जैसे आपके पास सपोज़ ये साइक्लोब्यूटेन है, इनके ऊपर जो है एक क्लोरीन आपको इस तरह विच से जो है दिखाया है। विच का मतलब कि फ्रंट की तरफ आ रहा है, और ये डैश से अगर इस तरह दिखाया है तो इसका मतलब कि बैक साइड पर। तो इससे फिर आप जो है मालूम कर सकते हैं कि सिस है या ट्रांस है। तो अगर आपको दोनों जो है विच या दोनों ये डैश लाइन से शो किया है तो वो सिस होगा। अगर एक आपके पास विच और दूसरा ये डैश लाइन या डैश ट्रायंगल, इसको कहते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं लेकिन ये डैश लाइन से, यानी इस तरह आपके पास ये मौजूद है। तो एक बोर्ड की यानी वाइट बोर्ड के बैक साइड पे जा रहा है, बैक साइड के लिए यूज़ होता है।
और ये जो वेज है ये फ्रंट की तरफ आ रहा है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन है। तो अगर रिंग फॉर्म में हो तो आप इससे जज कर सकते हैं कि दोनों वेज दोनों डैश तो सेस, अगर एक वेज और दूसरा डैश से दिखाया है तो फिर ट्रांस। ये जब एक ही कार्बन के साथ दो मुख्तलिफ ग्रुप हो तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर ये शो करेंगे इनको सेस ट्रांस। लेकिन अगर पूर ग्रुप मुख्तलिफ हो आपके पास, या इस तरह हो कि एक ग्रुप के साथ ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर सपोज़ हाइड्रोजन है, यहाँ पर आपके पास सपोज़ कार्बन है, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर आपके पास ब्रोमीन मौजूद है, तो इनको CIP रूल कहा जाता है, कॉन एंड गोल्ड प्रीलॉग। यानी आप एटॉमिक नंबर के लिहाज से इनको प्रायोरिटी दे दे। एक ग्रुप के साथ कार्बन के साथ आप देख लें कि इनका लोअर एटॉमिक नंबर वाला कहाँ है और हाइयर एटॉमिक नंबर वाला कहाँ है। अगर एटॉमिक नंबर दो एटमों के सेम हो, जैसे आइसोटोप अगर लगे हों, तो फिर मास नंबर के लिहाज से डिसाइड करेंगे। तो इनका हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो ये लाइट एलिमेंट ऊपर लगा हुआ है। इनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, सैम्पल आप इस तरह कहें कि ये हैवी है। यहाँ पर कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर है, क्लोरीन का 17 है, ये हैवी है और ये लाइट है। तो इनको देखिए कि लाइट एलिमेंट एक साइड पर है और ये हैवी एक साइड पर। तो इस वक्त जो है हम ये टर्म यूज़ करेंगे, अगर आपके पास ये मुख्तलिफ एटम इस तरह लगे हुए हों, इनके लिए हम यूज़ करेंगे Z आइसोमर्स। जो पहले हमने यूज़ किया था सिस आइसोमर। तो Z ज़ोसामिन से निकला है। ज़ोसामिन का मतलब कि हाई प्रायोरिटी ग्रुप जो है एक ही साइड पर मौजूद हैं, यानी लोअर एटॉमिक नंबर वाले एक साइड पर, हाई एटॉमिक नंबर वाले दूसरे साइड पर। इनके अलावा मास नंबर के लिहाज से भी कह सकते हैं। और अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, जिस तरह में यहाँ पर अगर ये आपके पास हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन, और ये मैं यहाँ पर ब्रोमीन बना दूँ और यहाँ पे हाइड्रोजन इसको शो कर दूँ, तो ये लाइट और ये हैवी यहाँ पे चला गया। अब एक साइड पर ये हैवी, यहाँ पर हैवी मौजूद है, लाइट जो है एक दूसरे के अपोजिट इस तरह मौजूद है। तो इनको अब हम जो है क्या कहेंगे, एंडजन, ई आइसोमर्स। एंडजन ये हाई प्रायोरिटी ग्रुप ऑन अपोजिट साइड। जिस तरह सिस और ट्रांस था, यहाँ पर ई और जेड यूज़ करते हैं, ई ट्रांस के लिए और जेड जो है ये सिस के लिए। लेकिन सिस ट्रांस में जब एक ही ग्रुप के साथ दो सेम यानी अराउंड कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड में, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, तो इस वक्त हम सिस ट्रांस का टर्म यूज़ करेंगे। लेकिन अगर चारों मुख्तलिफ हों, या आपके पास यहाँ पर तीन यहाँ पर मुख्तलिफ लगे हैं, ये सपोज़ क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन, तो तीन मुख्तलिफ एलिमेंट हैं, दो सेम और दो डिफरेंट। तो यहाँ पर आप एटॉमिक नंबर्स के लिहाज से इनको क्लासीफाई कर दें कि आपके पास इनका एटॉमिक नंबर ये 17, ये 1, यानी ये लाइट इस साइड पर है और हैवी इस साइड पर है। हाई प्रायोरिटी वाला जो है ऊपर मौजूद है। इसमें आप देखिए आपके पास क्लोरीन 9 एटॉमिक नंबर है, हाइड्रोजन का 1, तो ये लाइट वाला यहाँ पर मौजूद है हाई प्रायोरिटी वाला, और ये हैवी एलिमेंट ये यहाँ पर मौजूद है। तो आपके पास लाइट जो है अपोजिट डायरेक्शन में और हैवी अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको हम कहेंगे कि ये ई आइसोमर्स हैं, ई आइसोमर्स। लेकिन अगर ये दोनों लाइट छोटे एटम्स अगर एक ही साइड पर आते, जिसका स्मॉलर एटॉमिक नंबर हो, एक ही साइड पर होते, तो इनको जेड आइसोमर कहते, ज़ोसामिन। इनके अलावा और कौन से इनके ऊपर MCQs आ सकते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऐसे आइसोमर कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स हैं कि इसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन मौजूद होगा, यानी आपके पास ये कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, CH3 यहाँ पर मौजूद है, सपोज़ आपके पास ब्रोमीन, तो ये इनका पोजीशन आप बॉन्ड तोड़ के बगैर जो है आप यहाँ पर नहीं ला सकते, इसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो हैं। लेकिन इनका अगर हम मिरर इमेज रिकॉर्ड कर दें तो ये आपको कैसे नज़र आएगा, ये ब्रोमीन यहाँ पर
ये CH3 और ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन यहाँ बैक साइड पर। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं कि ऐसे दो कंपाउंड्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज हो, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, और एक कंपाउंड दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल हो, यानी अगर हम एक हाथ को देखें, हैंड को, तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज है, लेकिन अगर मैं इनको उठाकर इसके ऊपर रख दूँ तो बिल्कुल फिक्स नहीं आएगा, तो इसको हम कहेंगे कि नॉन सुपर इम्पोजेबल है। अगर ये इनके ऊपर इस तरह फिक्स आ जाता है तो इनको फिर कहेंगे कि सुपर इम्पोजेबल है। लेकिन आप इनको अपनी मर्ज़ी से उल्टा नहीं कर सकते, जैसे ही ये होगा इनको उठाकर इनके ऊपर रखेंगे तो ये ब्रोमीन हाइड्रोजन के ऊपर आएगा। तो ऐसे दो कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर फार्मूला सेम, लेकिन ये एक दूसरे के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में फ़र्क है, ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं और ये एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल है। तो अगर एक कंपाउंड क्लॉकवाइज लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा तो दूसरा कंपाउंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। इस पेयर को जो ऑप्टिकली एक्टिव हो और एक दूसरे के मिरर इमेज हो, इनको हम कहेंगे एनेंटिओमर। और इस सेंट्रल कार्बन को हम कहेंगे कि कायरल सेंटर है या एसिमेट्रिक सेंटर है, कायरल सेंटर या एसिमेट्रिक सेंटर। ऐसा कार्बन, ऐसा एटम जिसके सराउंड में 4 डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मौजूद हो। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हर वक्त 4 एटम या ग्रुप ऑफ एटम हो, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है, सपोज़ किसी एटम में आपके पास इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अगर मौजूद हैं तो आप उनको भी कंसिडर कर सकते हैं। तो सही ब्रॉड सेंस में हम फिर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की बात करेंगे कि 4 डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड उसके सराउंड में मौजूद हो। लेकिन कायरल सेंटर शर्त नहीं है इसके लिए कि आपके लिए ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, आपके लिए कायरलिटी शर्त है। यानी ऐसे भी मॉलिक्यूल्स है 1,3 डाइफिनाइल ब्यूटाडाइन, इस तरह एक कंपाउंड है, ये कार्बन कार्बन और यहाँ पर आपके पास ये C6H5 हाइड्रोजन, कार्बन C6H5 और ये हाइड्रोजन। इस कंपाउंड को देख ले, इसमें जो है इनका अगर हम मिरर इमेज रिकॉर्ड कर दें तो ये एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे, यानी पिक्स जो है इस तरह नहीं आएंगे। C6 और ये जो है आपके पास H5, इनका मिरर इमेज अगर हम यहाँ पर इनके ऊपर रखेंगे तो फिनाइल ग्रुप हाइड्रोजन के ऊपर जो है वो आएगा। यहाँ पर ये हाइड्रोजन, यहाँ पर जो है ये आपको यहाँ पर फिनाइल ग्रुप नज़र आएगा। यानी इनका अगर हम मिरर इमेज बना दें तो इसमें कायरल सेंटर तो नहीं है, लेकिन इसमें कायरलिटी मौजूद है, नॉन सुपर इम्पोजेबल एक दूसरे के ऊपर। तो कायरलिटी शर्त है, कायरल सेंटर शर्त नहीं है। ये आपके पास ये 3 कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पर जो है आपको हाइड्रोजन नज़र आएगा और यहाँ पर ये C6H5 ये नज़र आएगा। वो बैक साइड पर यहाँ पर जो है आपके पास C6H5 और यहाँ पर हाइड्रोजन। तो अगर हम इस कंपाउंड को उठाकर इनके ऊपर रखेंगे तो ये H इस फिनाइल ग्रुप के ऊपर आएगा, लेकिन ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं। अगर एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। एक को हम पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, दूसरे को नेगेटिव से। एक को डेक्सो रोटेटरी कहते हैं जो राइट पे क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, डेक्सो रोटेटरी, और दूसरे को लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी। और इस पेयर को हम कहेंगे कि ये आपका एक दूसरे के एनेंटिओमर है। लेकिन ऐसे दो कंपाउंड जो ऑप्टिकली एक्टिव हो लेकिन एक दूसरे के मिरर इमेज ना हो, तो फिर हम कहेंगे कि ये एक दूसरे के डाई स्टीरियो आइसोमर्स हैं। ये टर्म जो है याद रखिए, एनेंटिओमर में दो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होंगे और एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे। डाई स्टीरियो आइसोमर्स में क्या होंगे कि ये दो कंपाउंड जो है आपके पास ऑप्टिकली एक्टिव
तो होंगे, लेकिन एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होंगे। जैसे आपके पास ये कंपाउंड जो है, यहाँ पर मिरर इमेज हम रखें तो ये हाइड्रोजन, इस साइड पर भी हाइड्रोजन, ये बिल्कुल इनका मिरर इमेज है, और ये यहाँ पर नॉन सुपर इम्पोजिबल है, तो ये एक दूसरे के एनेंशोमर हुए। और इस कंपाउंड को देखिए, ये एक दूसरे के जो है मिरर इमेज है, तो ये एक दूसरे के एनेंशोमर है। लेकिन अगर हम इस कंपाउंड को इससे मिला दें तो ये इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला सब कुछ सेम है, लेकिन ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, ये वाले और ये, क्योंकि यहाँ पर ब्रोमीन इस साइड पर मौजूद है। तो अगर ये मिरर इमेज होता तो ब्रोमीन जो है आपके पास उस साइड पर आता, बैक साइड पर, ये यहाँ पर मौजूद है। तो इस कंपाउंड को और इनको, इस पेयर को फिर हम कहेंगे कि डाई स्टीरियो आइसोमर्स हैं। ठीक है, ये टर्म जो है याद रखिए, जब दो कंपाउंड एक ऑप्टिकली एक्टिव हो, एक दूसरे के मिरर इमेज हो, एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजिबल हो, तो वो पेयर एनेंशोमर कहलाएगा। लेकिन जब दो कंपाउंड एक दूसरे के मिरर इमेज ना हो तो वो डाई स्टीरियो आइसोमर जो है कहलाते हैं। इनके अलावा जब आपके पास इनके अलावा एक और टर्म भी इसमें यूज़ होता है कि अगर आपके पास एक पार्ट कंपाउंड का दूसरे पार्ट का जो है बिल्कुल मिरर इमेज हो, तो एक पार्ट अगर क्लॉकवाइज लाइट को रोटेट करेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ये फिर जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। टोटली इसको फिर कहेंगे कि ऑप्टिकली इनएक्टिव। और इनके लिए एक टर्म मीज़ो कंपाउंड्स, एक टर्म इस तरह इनके लिए भी यूज़ होता है। तो फ़िलहाल ये याद रखिए, ये तो हमारे पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ये स्टूडेंट के लिए मुश्किल होता है, तो हर एक स्लाइड से आप स्क्रीनशॉट भी इसके ले सकते हैं, और हर एक का अलग अलग आपको एग्जाम्पल दे दिया। तो इनके मुख्तलिफ पेयर आपको दिए होंगे एग्ज़ाम में, तो इन सब का जो है आपको डिफरेंस याद आना चाहिए। सब में की पॉइंट जो है याद रखें। नंबर 1 हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म को डिवाइड किया कन्फॉर्मेशनल कॉन्फ़िगरेशनल में। कन्फॉर्मेशनल में सिंगल बॉन्ड होगा, फ्री रोटेशन होगी, कॉन्फ़िगरेशनल में नहीं होगा। कन्फॉर्मेशनल के 2 तरीके बताए, सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन और न्यूमैन। न्यूमैन में हम एक कार्बन के लिए सर्कल ड्रा करते हैं और एक के लिए उसके बीच में दूसरे कार्बन के लिए डॉट बनाते हैं। अगर फ्रंट जो कार्बन है डॉट से जो रिप्रेजेंट करते हैं, अगर उसके हाइड्रोजन रियर कार्बन जिसको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं उनके हाइड्रोजन को बिल्कुल छुपा देता है, इसको एक्लिप्स फॉर्म कहते हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि चांद गिरन, तो चांद गिरन में क्या होगा कि आपके पास ज़मीन जो है चांद और सूरज के बीच में आ जाएगी, वो बिल्कुल छुप जाएगा। इसी तरह अगर हाइड्रोजन उसके बिल्कुल छुप जाए तो इनको एक्लिप्स फॉर्म, अगर वो ना छुपे तो उसको फिर जो है स्टैगर फॉर्म कहेंगे। तो एक सॉ हॉर्स के थ्रू था। सॉ हॉर्स उसको क्यों कहा जाता है कि जिस तरह हम आरी से जो है लकड़ी वगैरह जो काटते हैं, तो इस तरह का एक लकड़ी का एक स्टैंड जो है बनाते हैं, तो सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन इनको इसलिए कहा जाता है। एक घोड़ी सा जो है इस तरह बनाते हैं, तो सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन, इसलिए इनको ये नाम दिया जाता है, और ये पहले से हिस्टोरिकली यूज़ होता है। न्यूमैन साइंटिस्ट के नाम से हैं, सॉ हॉर्स जो है जनरली नाम इनको दिया गया है। और जो कॉन्फ़िगरेशनल था उसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन थी, उसमें 2 हिस्से बनाए, ज्योमेट्रिकल और आपके पास दूसरा जो था ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल में मज़ीद 2 बनाए, एक सिस्ट्रॉन्स और दूसरा ईजेड आइसोमर। अगर एक ही कार्बन के साथ 2 मुख्तलिफ एटम लगे हैं तो और दूसरे साइड पर भी वही कंडीशन है, तो सिस ट्रांस आइसोमर का टर्म यूज़ करते हैं। अगर 2 से ज़्यादा मुख्तलिफ ग्रुप लगे हैं उस वहाँ पर डबल बॉन्ड के सराउंड में, तो फिर प्रायोरिटी के लिहाज से, एटॉमिक नंबर के लिहाज से जो है उसे अरेंज करते हैं कि वो सेम साइड पर हैं, लोअर एटॉमिक नंबर वाले कहाँ हैं और हाइयर एटॉमिक नंबर वाले कहाँ हैं। और ऑप्टिकल आइसोमर्स में 2 हिस्से बना दिए, एनेंशोमर और डाई स्टीरियो आइसोमर्स। एनेंशोमर कंपाउंड का ऐसा पेयर जो एक दूसरे का मिरर इमेज हो, और डाई स्टीरियो आइसोमर्स ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते। थैंक यू।